Good evening, everyone. My name is Adil Ashraf, and I have done my BTech from NIT Srinagar. So today we are going to discuss a very important chapter, which is vectors. ठीक है, तो वेक्टर को समझने से पहले हमें समझना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। क्या होती है? वो क्वांटिटीज़ होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। उन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिर आगे जब हम इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले को हम बोलते हैं वेक्टर, ठीक है, और जो दूसरी क्वांटिटी है उसको हम बोलते हैं स्केलर, ठीक है। जो दूसरी क्वांटिटी है उनको स्केलर क्वांटिटीज़ बोला जाता है और इनको वेक्टर क्वांटिटीज़ बोला जाता है। तो अब आप बोलोगे इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ होती है इसके पास वो होती है डायरेक्शन। एक तो इसके मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके पास डायरेक्शन भी होता है, लेकिन इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए वो है फॉलो करना पड़ता है वेक्टर लॉज ऑफ अलजेब्रा। फॉलो वेक्टर लॉज, ठीक है, फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ अलजेब्रा, यानी कि ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ, उनको फॉलो करना चाहिए। क्या आपको इतना समझ आ रहा है? तो फिर स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती है? ये वो क्वांटिटीज़ होती है जिनको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। इनके पास डायरेक्शन की कोई मीनिंग नहीं होती है। समझ आ गया? वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है? वो क्वांटिटीज़ होती है जिनको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए एक तो उनका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, और उसके साथ साथ वो फॉलो करने चाहिए वेक्टर लॉज ऑफ अलजेब्रा। जैसे हम इस चैप्टर की डेप्थ में पहुंचेंगे तो आपको ये बात फिर अच्छे से समझ आएगी। आई होप आपको इतना समझ आ गया अच्छे से। तो फिर देखते हैं, फिर हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ आती है, जैसे करंट हो गया, करंट डेंसिटी हो गया। फिर हम देखते हैं इनमें कौन सी क्वांटिटीज़ वेक्टर है, कौन सी स्केलर है। अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम वो बात करेंगे तो हम एक हिसाब से जो क्वांटिटीज़ को है उनको रट रहे हैं, वो हमें नहीं करना है। चाहे हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, लेकिन जैसे ही हम एक बार पूरी 11th और 12th की फ़िज़िक्स ख़त्म करेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कौन सी चीज़ वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सी चीज़ स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आपको वो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम सीधे आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के ऊपर। किसके पास आते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर हमें देखिए, या तो हम वेक्टर को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। देखिए, या तो हम वेक्टर को ऐसे दिखाएंगे और उसके ऊपर एक एरो दिखाते हैं, या तो फिर इसको बोल्ड दिखाएंगे। बोल्ड मीन्स थोड़ा मोटा करके लिखा होगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है वेक्टर को दिखाने के लिए। तो इस वाले तरीके को हम बोलते हैं एनालिटिकल वे, एनालिटिकल एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन, एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा एनालिटिकली हम कैसे वेक्टर को दिखाते हैं, ठीक है। तो वेक्टर को एनालिटिकली सिंपल इस तरीके से दिखाते और उसके ऊपर हम क्या दिखाते? एक एरो दिखाते हैं। या तो फिर इसको हम कैसे दिखाते हैं? थोड़ा सा मोटा करके लिखते हैं, यानी कि बोल्ड फॉर्म में हम लिखते हैं। समझ आ गया? ठीक है। तो इसके बाद इसकी जो दूसरी रिप्रेजेंटेशन आती है, अगर हम इसको देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसकी क्या देखेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? हम वेक्टर को एक लाइन
और एक एरो से दिखाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? शाबाश। ये होती है वेक्टर की टेल और ये होता है इसका हेड। ये क्या होता है? हेड। जिस तरफ ये एरो होगा दैट मीन्स वही वेक्टर की क्या होगी? डायरेक्शन होगी। यानी कि ये हेड किसके काम आता है? हमें डायरेक्शन देने के काम आता है, डायरेक्शन देने के काम आता है। लेकिन मैंने अभी आपको बोला वेक्टर के पास दो चीज़ होती है, एक उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, एक उसके पास डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन तो इस हेड से पता चलेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? मैग्नीट्यूड हमें वेक्टर की लेंथ से पता चलता है। यानी कि जो इसकी लेंथ होगी वो हमें इसका मैग्नीट्यूड बताएगी, वो हमें इसका मैग्नीट्यूड बताएगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। हेड जो होता है इसमें, हेड रिप्रेजेंट्स head represents the direction of vector, represents the direction of vector, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यानी कि वेक्टर की डायरेक्शन के लिए कौन होता है? हेड। यानी कि हेड क्या काम करता है? वेक्टर की डायरेक्शन दिखाने के काम आता है, ठीक है। तो फिर जो लेंथ क्या करती है? यहाँ पे लेंथ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। यानी कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कौन सा रिप्रेजेंट करता है? हमें इसकी लेंथ रिप्रेजेंट करती है। समझ आ गया? ठीक है। तो इसके बाद देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट अ फोर्स वेक्टर, ठीक है। फोर्स वेक्टर, एक का नाम F1 है, एक का नाम F2 है। कह रहा है F1 जो है वो 15 न्यूटन है अलोंग ईस्ट। तो 15 न्यूटन हम ये एक एक यूनिट जो है 5 का मानेंगे, 5, 10, 15। यानी कि ये थोड़ा ये इतना होगा और किस तरफ होगा? एक तो ये इस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ, ठीक है। और ये ईस्ट की तरफ होगा और हम अगर सेंटीमीटर में मेजर करेंगे तो हम इसको दिखाएंगे 15 सेंटीमीटर और ईस्ट की तरफ है। तो ये हमारा हो गया F1 वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हम ग्राफिक ये जो है इस तरीके से वहाँ से ही दिया होगा हमारे पास, ठीक है। ये जो है आपको मेजर नहीं करना है, ठीक है। तो बस आपको दिखाना है F1 बड़ा होना चाहिए F2 से लेंथ वाइज, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 15 है और इसका मैग्नीट्यूड 10 है। तो लेकिन F2 किधर है? 10 न्यूटन अलोंग द ईस्ट। तो इसलिए मैं इसको इससे छोटा ही दिखाऊंगा, इसलिए मैंने इसको इससे छोटा दिखाया F2 को, क्योंकि F2 का मैग्नीट्यूड सिर्फ 10 है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 15 है। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? ईस्ट की तरफ, और इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ की तरफ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए हमें F3 वेक्टर रिप्रेजेंट करना है 10 न्यूटन का, वो 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलूँगा, अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा है तो इसका मतलब नॉर्थ से 37 डिग्री मेजर करना है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो ये नॉर्थ है और मैं जाऊँगा नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, क्योंकि ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा है तो मैं उल्टा पढ़ूंगा, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 37 डिग्री मेजर करूँगा और मैं इसको रखूँगा मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। तो ये मेरा बन जाएगा F3 वेक्टर। क्या आपको समझ आ गया अच्छे से? शाबाश। तो और एक क्वेश्चन देखते हैं, 10 न्यूटन 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। यानी कि नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाना है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाना है। तो इसका मतलब ऐसे नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाना है 53 डिग्री और उसका मैग्नीट्यूड कितना रखना है? 10 न्यूटन। तो ये बन जाएगा मेरा F1 वेक्टर। समझ आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल, शाबाश। देखिए इसके बाद अगर हम और एक क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन, हमें F2 को रिप्रेजेंट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन होगा और 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, यानी कि साउथ से वेस्ट की तरफ, यानी कि साउथ से वेस्ट की तरफ, साउथ से वेस्ट की तरफ मुझे 30 डिग्री जाना है। और इसका मैग्नीट्यूड में थोड़ी बड़ी लाइन इसलिए खींची क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, 20 न्यूटन है। तो ये मेरा हो गया F2 वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। शाबाश। फिर और एक क्वेश्चन देखते हैं, 10 न्यूटन है हमारे पास 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी कि अब आप खुद ही बोलो, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, यानी कि वेस्ट से
नॉर्थ की तरफ जाना है, कितना जाना है 60 डिग्री, और मैग्नीट्यूड रखना है 10 न्यूटन, तो ये बनेगा मेरा एफ वेक्टर। समझ आ गया, शाबाश। इसके बाद अगर अब आपको बोल यहाँ ऐसे दिया होगा ईस्ट साउथ यानी कि ईस्ट और साउथ के बीच में, फिर बीच से जाएगा वो, ठीक है, 45 डिग्री एंगल पे। देखिए ये ईस्ट है और ये साउथ है, यानी कि इन दोनों के बीचों बीच ये जाएगा वेक्टर एफ, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 10 न्यूटन। ये इसके साथ भी 45 डिग्री बनाएगा और इसके साथ भी 45 डिग्री बनाएगा। और एक क्वेश्चन समझाने के लिए मैं देता हूँ आपको, फिर से एफ वेक्टर लेना है 10 न्यूटन। इस बार क्या है, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच। इसके साथ भी आप बनाओगे 45 डिग्री, इसके साथ भी आप बनाओगे 45 डिग्री, और इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन रखोगे, तो ये आपका एफ वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं और एक टॉपिक पे, जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो जो पहला टाइप होता है वेक्टर का, उसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। तो आप पर याद रखोगे, इक्वल वेक्टर में सब कुछ इक्वल होना चाहिए, सब कुछ इक्वल, सब कुछ इक्वल होना, सब कुछ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ इक्वल होना चाहिए। आप बोलोगे इसका क्या मतलब हुआ, सब कुछ इक्वल होना चाहिए? इसका मतलब हुआ उस दोनों, अगर दो वेक्टर इक्वल वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। इसके बावजूद वो सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। हम देखते हैं दो वेक्टर्स का इक्वल मैग्नीट्यूड है, इक्वल डायरेक्शन है, लेकिन हम उनको इक्वल वेक्टर तब तक नहीं बोल सकते हैं जब तक वो सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं होंगे, ठीक है, सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद आप एक क्वेश्चन मतलब इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, टू वेक्टर्स are said to be equal vectors, equal vectors if they have same magnitude, comma, same direction and same physical quantity, देखो ये तो आपको समझ आ गया होगा, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, लेकिन ये सेम फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक वेक्टर लूँगा v1 और मैं बोलूँगा ये है 20 न्यूटन फोर्स, 20 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 न्यूटन फोर्स। और ये जो है मैं ऐसे लिखता हूँ F1 वेक्टर, यानी कि ये फोर्स वेक्टर है, कितना है 20 न्यूटन अलोंग ईस्ट, 20 न्यूटन अलोंग ईस्ट। और मैं यहाँ पे दूसरा वेक्टर लूँगा, दूसरा वेक्टर अगर मैं यहाँ पे लूँगा फॉर एग्जांपल बी वेक्टर, ठीक है, मैग्नेटिज्म अगर मैं लूँगा बी वेक्टर, क्या लूँगा, बी वेक्टर, बी यहाँ पे मैग्नेटिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स को। तो अगर मैं इसको भी क्या लूँगा 20 न्यूटन, ठीक है, और इसको मैं कहाँ लूँगा अलोंग ईस्ट। तो देखो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है, और ये लेकिन ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स को, तो दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। इस वजह से हम इन दोनों को इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। इसी के साथ हमारे पास जो दूसरा वेक्टर आता है उसको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर।
पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल वेक्टर के लिए आप एक ही चीज़ ध्यान में रखोगे, इनकी सिर्फ डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। सिर्फ क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। बाकी इनका मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड या ये अगर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी भी होगी उस पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे इनका मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, ये सेम फिजिकल क्वांटिटी हो या ना हो, लेकिन इनमें डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो ऐसे वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं। दैट मीन जो ऊपर वाले वेक्टर हैं इनकी डायरेक्शन सेम है, तो मैं इनको पैरेलल वेक्टर बोल सकता हूँ। पैरेलल वेक्टर बोल सकता हूँ, लेकिन इक्वल वेक्टर क्यों नहीं बोल सकता हूँ? क्योंकि ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगले वीडियो में हम इसके बाद वाली टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।